नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आज जो मैं आपके सामने जीवन परिचय प्रस्तुत करूँगा उसमें मैं बात करूँगा हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। तो गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में हम लोग जानेंगे, उनके जीवन परिचय के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में। ये ऐसे कवि हैं जिनको प्रयोगवादी और प्रगतिवादी कवि के रूप में स्वीकार किया जाता है हिंदी साहित्य के अंदर। और मुक्तिबोध जो ये कवि हैं, इनको शामिल किया गया है बीए थर्ड ईयर के सिलेबस में। बीए थर्ड ईयर के हम लोग बात कर रहे हैं। बीए थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर की हिंदी के सभी टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे और कोशिश करेंगे हिंदी बीए फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है और 8 तारीख को एग्ज़ाम है, कोशिश करेंगे उसमें भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है रिटन में आपको जो लिखना है उस पर भी बात कर लेंगे। खैर, जीवन परिचय पे बात करते हैं। मुक्तिबोध के जी का जो जीवन परिचय उसके बारे में। इनका जन्म जो है वो 13 नवंबर 1917 को श्योपुर के माधवराव पर्वती दंपति के घर में हुआ था। यानी इनके माता पिता जो हैं वो पर्वती हैं और मुक्तिबोध का पूरा नाम जो है वो गजानन माधव मुक्तिबोध है। गजानन माधव मुक्तिबोध। तो ये नई कविता का जब दौर था उसी टाइम पर ये भी थे, उसी वक्त थे। और इनकी कविताएं वो प्रयोगवादी हैं या फिर प्रगतिवादी कविताएं हैं। इनकी 2 कविताओं को ब्रह्म राक्षस और एक दूसरी कविता है भूल गलती, इनको बीए थर्ड ईयर में शामिल भी किया गया है। तो जानते हैं इनके जो माता पिता जी की, ये अपने माता पिता की ये तीसरी संतान थे जो मुक्तिबोध जी हैं। और इनके 2 भाई बहन और भी थे, वो जीवित ना रह सके। इसी कारण मुक्तिबोध के लालन पालन और देखभाल पर अधिक ध्यान दिया गया। उन्हें खूब स्नेह और ठाठ मिला। 7-8 साल की उम्र जो इनकी रही है, अर्दली ही इन्हें जो है कपड़े पहनाते थे। अर्दली बोले तो जो घर में नौकर थे वही इनका सारा काम करते थे, खिलाते पिलाते कपड़े पहनाते। ये बहुत बड़े परिवार में पैदा हुए हैं, अमीर परिवार में, ख़ानदान में पैदा हुए थे। इसके बाद में जानते हैं इनकी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता रहा। इनकी हर मांग पूरी की जाती रही। इन्हें घर में बाबू साहब कहकर पुकारा जाता था। वे परीक्षा में सफल होते तो घर में महोत्सव मनाया जाता था। इस के अतिरिक्त लाड़ प्यार और राजसी ठाट बाट में बालक हठी और ज़िद्दी हो गया। याद रखना, ऐसा लालन पालन इनका हुआ, इनका लाड़ प्यार इतना हुआ कि ये बहुत ही स्वभाव से ज़िद्दी हो गए। मुक्तिबोध के जो पूर्वज थे वो महाराष्ट्र के जलगांव खानदेश के निवासी थे। उनके परदादा वासुदेव जी, याद रखना परदादा वासुदेव जी 19वीं सदी के आरंभ में महाराष्ट्र छोड़कर ग्वालियर मध्य प्रदेश के मैनपुरी जिला में पड़ने वाले श्योमपुर नामक कस्बे में आ बसे थे। वसुदेव के पुत्र यानी इनके दादा किसके मतलब माधव जी के, मुक्तिबोध जी के पुत्र गोपाल राव वासुदेव ग्वालियर राज्य के टोंक राजस्थान जिले में कार्यालय अध्यक्षक थे। उन्हें फ़ारसी की अच्छी जानकारी थी, इसी कारण लोग उन्हें मुंशी कहकर भी बुलाते थे। उनकी नौकरी जिस गांव में होती थी वे 1-2 महीना वहां रहते और मेवा मिठाई से अपना सत्कार कराए बिना प्रसन्न ना होते थे। गोपाल राव के इकलौते पुत्र थे माधवराव मुक्तिबोध। माधवराव मुक्तिबोध जी केवल मिडिल तक ही शिक्षित थे, लेकिन पिता की राह वे भी अच्छी फारसी जानते थे। धर्म और दर्शन में भी उनकी गहरी रुचि थी। किसकी? मुक्तिबोध जी की। वे कोतवाल थे, उज्जैन के सेंट्रल कोतवाली जिसकी दूसरी मंजिल पर माधवराव जी का आवास था। सर सेठ
हुकुमचंद का महल था। वहाँ सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। माधवराव जी की कर्तव्यपरायणता और न्यायनिष्ठ व्यक्ति थे। पुलिस विभाग में रहकर भी उन्होंने हमेशा परले दर्ज की ईमानदारी का ही परिचय दिया। वे महात्मा गांधी के प्रशंसक थे और लोकमान्य तिलक के पत्र केसरी के ग्राहक थे। कौन? मुक्तिबोध जी जो हैं वो केसरी पत्रिका जो निकलती थी लोकमान्य तिलक की, उसके ये ग्राहक थे। वे बहुत अच्छे कथावाचक और दैनंदिनीय लेखक भी थे। उनका निधन मुक्तिबोध की मृत्यु के दिन ही हुआ, यानी पिता और पुत्र दोनों का निधन, नहीं, दादा और पोता का निधन लगभग एक ही साथ। माधवराव की पत्नी मुक्तिबोध की माँ पार्वतीबाई ईसागढ़ बुलंदशहर शिवपुरी के एक समृद्ध किसान परिवार की थीं। वे छठी कक्षा तक शिक्षित थीं। वे भावुक और स्वाभिमानी थीं। हिंदी के प्रेमचंद और मराठी के हरिनारायण आप्टे उनके प्रिय लेखक थे। मुक्तिबोध के निधन के कुछ ही समय बाद उनका भी निधन हो गया था। शिक्षा के बारे में जानते हैं। इनके पिता पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर थे। अक्सर उनका तबादला होता रहता था, इसीलिए मुक्तिबोध की पढ़ाई में बाधा पड़ती रही। सन 1930 में मुक्तिबोध ने मिडिल की परीक्षा उज्जैन से दी और फेल हो गए। कवि ने इस असफलता को अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटना के रूप में स्वीकार किया। इन्होंने 1953 में साहित्य रचना का कार्य प्रारंभ किया। याद रखना, 1953 से लिखना प्रारंभ किया और सन 1939 में इनको शांता जी से प्रेम विवाह किया। इन्होंने सन 1939 में इन्होंने प्रेम विवाह किया और 1942 के आसपास वामपंथी विचारधारा की ओर झुके तथा शुजालपुर में रहते हुए उनकी वामपंथी चेतना मजबूत हुई। मुक्तिबोध अस्तित्ववादी विचारधारा के समर्थक थे। साहित्यिक परिचय में देखना चाहते हैं तो हम जान सकते हैं इनका साहित्यिक परिचय के बारे में और जानेंगे कि मुक्तिबोध जो हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध जो हैं, वो तार सप्तक के पहले कवि थे। मनुष्य की असीमता, आत्मसंघर्ष और प्रखर राजनीतिक चेतना से समृद्ध उनकी कविता पहली बार तार सप्तक के माध्यम से सामने आई, लेकिन उनका कोई स्वतंत्र काव्य संग्रह उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो पाया। मृत्यु के पहले श्रीकांत वर्मा ने उनकी केवल एक साहित्यिक की डायरी प्रकाशित की थी। याद रखना, मृत्यु के पहले श्रीकांत वर्मा जी ने साहित्य की एक डायरी मुक्तिबोध जी की जो है वो प्रकाशित की थी, जिसका दूसरा संस्करण भारतीय ज्ञानपीठ से उनकी मृत्यु के 2 महीने बाद प्रकाशित हुआ था। ज्ञानपीठ संस्था के जरिए क्या हुआ, ज्ञानपीठ ने ही चांद का मुंह टेढ़ा, ये काव्य संग्रह किसका है, इनका जो है मुक्तिबोध जी की यह कविता है, चांद का मुंह टेढ़ा प्रकाशित किया था। इसी वर्ष 1964 में नागपुर के विश्व भारती प्रकाशन ने मुक्तिबोध द्वारा 1963 में ही तैयार कर दिए गए निबंधों के संकलन नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध को प्रकाशित किया था। परवर्ती वर्षों में भारतीय ज्ञानपीठ से मुक्तिबोध के अन्य संकलन काठ का सपना तथा विपात्र लघु उपन्यास प्रकाशित हुए। पहले कविता संकलन के 15 वर्ष बाद 1980 में उनकी कविताओं का दूसरा संकलन भूर खाक धूल प्रकाशित हुआ और 1985 में राजकमल से पेपर बैक में 6 खंडों में मुक्तिबोध रचनावली प्रकाशित हुई। वह हिंदी के इधर के लेखकों की सबसे तेज़ी से बिकने वाली रचनावली मानी जाती है। कविता के साथ साथ कविता
विषयक चिंतन और आलोचना पद्धति को विकसित और समृद्ध करने में भी मुक्तिबोध का योगदान अन्यमत है। उनके चिंतन परक ग्रंथ हैं। अब ग्रंथ के बारे में जानते हैं। इनके चिंतन परक ग्रंथ कौन से? चिंतन परक ग्रंथ। देखिए, एक साहित्य की डायरी, नई कविता का आत्म संघर्ष और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, भारत का इतिहास और संस्कृति इतिहास लिखी गई उनकी पुस्तकें हैं। काठ का सपना तथा सतह से उठता आदमी उनके कहानी संग्रह हैं तथा विपात्रा उपन्यास है। उन्होंने वसुधा, नया खून आदि पत्रों में संपादन सहयोग भी दिया है। इसके बाद में ग्रंथानुक्रम इनका क्या है? ग्रंथ के बारे में समझ लें। चांद का मुंह टेढ़ा, ये कविता का संग्रह है। 1964 में भारतीय ज्ञानपीठ की तरफ से प्रकाशित हुआ। नई दिल्ली से फिर देख सकते हैं, नई दिल्ली में है ये, ज्ञानपीठ की तरफ से प्रकाशित होने के बाद आत्म संघर्ष तथा अन्य हिंदी निबंध, ये निबंध संग्रह है। ये 1964 विश्व भारती प्रकाशन से प्रकाशित हुआ। इसके बाद में एक साहित्य की डायरी, ये निबंध संग्रह, ये भी 1964 में भारतीय ज्ञानपीठ की तरफ से प्रकाशित। काठ का सपना कहानी संग्रह, ये 1967 में भारतीय ज्ञानपीठ की तरफ से प्रकाशित। विपात्र उपन्यास 1970 भारतीय ज्ञानपीठ की तरफ से प्रकाशित। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 राधाकृष्ण प्रकाशन से प्रकाशित हुआ। और सतह से उठता आदमी, ये कहानी संग्रह, ये 1971 भारतीय ज्ञानपीठ की तरफ से प्रकाशित हुआ। कामायनी, याद रखना, कामायनी एक पुनराविचार 1973 1973 साहित्य भारती की तरफ से प्रकाशित हुई। याद रखना, कामायनी जो है वो काव्य संग्रह भी है जयशंकर प्रसाद जी का। भूरी भूरी खाक धूल कविता संग्रह है, ये 1980 में नई दिल्ली की राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ। और मुक्तिबोध की रचनावली नेमचंद जैन द्वारा संपादित 6 खंड पर 1980 राजकमल प्रकाशन समिति की समस्याएं अब इसके आगे देख सकते हैं, समीक्षा की समस्याएं, ये भी इनका जो है गद्य कृति है, जो 1982 में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई। और इनकी मुख्य कहानियों में अंधेरे में, काठ का सपना, क्लाइड इथरली, जैक्सन पक्षी और दीपक आदि इनकी प्रमुख कहानियां हैं। तो आज हमने बात की है जो मुक्तिबोध, कवि मुक्तिबोध जो हैं गजानन माधव राव मुक्तिबोध जो हैं, उनकी साहित्यिक परिचय पे, उनके लेखन का कला पर मैंने बात की, उनके जीवन परिचय पर, उनके लिखे हुए उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध संग्रह जो हैं उन पर भी बात की। तो इस तरह से आज हमने जीवन परिचय पे बात कर ली है। अब कल एक नए टॉपिक के साथ हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।